गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न और कुल 21वां प्रश्न है। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है। वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं क्या हैं? इस प्रश्न के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जरूर होते हैं जो ट्रिकी अप्रोच वाले होते हैं और वो देखने में बड़े होंगे, लेंदी होंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा सावधानी बरती जाए और कुछ दिमाग लगाया जाए तो निश्चित रूप से वो बहुत ही कम समय में विद इन सेकेंड वो प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न ये है और ऐसे प्रश्नों को आप जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लगाएंगे तो क्लियर कर पाएंगे कि क्या यहाँ पे वो ट्रिक लागू हो पाएगा या नहीं। आइए देखते हैं। इसलिए मैंने ट्रिकी अप्रोच लिख भी दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारे कंडीशन हैं और हम सेकंडों में वो कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। मैंने मान लिया कि पहला ही विकल्प सही है। सपोज, कंफर्म नहीं है बट पहला ही सही है। और इसके लिए जो दी हुई कंडीशन है अगर अप्लीकेबल जहां होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वही हमारा आंसर होगा। तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना, सपोज करिए बड़ी संख्या क्या है? 14। 14 का 2 गुना कितना होगा? 28। छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या क्या है? 5। 5 पचे 25। 3 ज्यादा है तो देखिए ये 3 ज्यादा है कि नहीं है इसकी तुलना में, यानी पहला कंडीशन हमारा फॉलो हो गया। दूसरा क्या है? तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, 14 का 4 गुना क्या होगा? 14 चौको 56 और छोटी संख्या के 3 गुने 5, 5 तिया 15 का योग 71 है। जोड़िए 6 5 11 1, 5 1 6 1 7। ये भी फुलफिल कर गया और ये भी फुलफिल कर गया। इसका मतलब डेड श्योर पहला आंसर, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपका काम हो गया। तो इस चीज को कितना सेकंड लगा मैं समझाने के लिए? अगर 1 मिनट भी लग गया होगा तो वो ज्यादा है। आप खुद करेंगे तो सेकंडों में आपका होगा। अब आते हैं ऐसे मित्रों के लिए जो लंबे गैप के बाद शुरू कर रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर करना है और ट्रिक भी देखना है। तो मैं कॉन्सेप्ट वाली बात भी कर लूं ताकि एकदम क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। मैंने कहा माना बड़ी संख्या x है सपोज और छोटी संख्या y। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। में से बड़ी संख्या का 2 गुना यानी x का 2 गुना क्या होगा? 2x। छोटी संख्या के 5 गुने यानी छोटी संख्या y है, 5 गुना यानी 5 इंटू वाई क्या होगा? 5y से 3 ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। तो जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपोज करें, पक्षांतर करें तो 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। दूसरा है बड़ी संख्या के 4 गुने। बड़ी संख्या x है, x का 4 गुना क्या होगा? 4x और छोटी संख्या के 3 गुने यानी छोटी संख्या हमने क्या माना? y। y का 3 गुना क्या होगा? 3y का योग 71 यानी इसको जोड़ दें तो इक्वल टू क्या होगा? 71। फिर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो 4x, सॉरी ये तो ऑलरेडी इक्वेशन कंप्लीट है आपका। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 4x है, यहाँ 2x है। हम क्या कर लें? पहले में 2 से हम गुणा कर दें और जब ये बराबर होगा तो यहाँ साइन अपोजिट होगा। अपोजिट यानी विपरीत साइन होगा तभी ये कटेंगे, इसलिए हम घटाएंगे दूसरे से। हमने शॉर्ट में इसको लिख दिया। अब गुणा करिए। पहले में 2 से तो 2 2 जा 4x
-5 टू जा 10y, 3 टू जा 6, और नीचे हमारा 4x ऑलरेडी है, +3y इक्वल टू 71। जब हम घटाते हैं तो नीचे वालों का चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। यदि ये माइनस होता तो प्लस हो जाता है। अब ये प्लस है यानी कोई साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है, और ये माइनस कट गया। माइनस और माइनस जब सेम साइन यानी कि समान चिन्ह होते हैं तो ऐड होता है, 10 और 3 क्या होगा, 13y, चिन्ह माइनस होगा। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस के केस में क्या है, बड़े वाली संख्या का जो चिन्ह होता है वो लेते हैं और घटा देते हैं, यानी घटाएंगे तो कितना होगा, 65। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13y इक्वल्स टू 65, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना होगा, 65/13, 13 पचे 65, y का मान कितना हो गया, 5। अब y का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, तो यहाँ पे क्या है, 2x - 5 × 5 इक्वल्स टू 3, 2x - 25 इक्वल्स टू 3, 2x और ये 3 और उधर जाएगा 25 प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 28। देयरफॉर x इक्वल टू 28/2 14। देखा, यानी बड़ी संख्या जो हमने x मानी थी ये 14 आई, और छोटी संख्या y मानी थी ये 5 आई, और यहाँ भी मैंने पहले ही 14 और 5 बता दिया था, इसलिए 100% आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट मेथड से भी और ट्रिक मेथड से भी दोनों तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में कर सकते हैं। अगला प्रश्न, पाई क्या है। पाई के बारे में हमें बताना है। तमाम संख्याओं का नाम दिया गया है, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आपको पता ही है कि पूर्णांक कंप्लीट, एक, दो, तीन एंड सो ऑन। ठीक है, अपरिमेय, परिमेय, अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, जो भी है। बचा अपरिमेय और परिमेय, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है यही बताना है, इन दोनों में से ही कोई एक आपका आंसर सही होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है आपकी होती है 22/7, और परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए, आप तुरंत आंसर बता देंगे। परिमेय संख्या का ये परिभाषा होता है, अ फ्रैक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q where p is less than q and q is not equal to 0। जब किसी भिन्न को p/q के रूप में लिखा जाता है जहां p q से छोटा हो और q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां पे उसको हम डिनोट कर दें p/q where p is less than q and q is not equal to 0। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो क्या ये एप्लीकेबल है? और इसका जस्ट उल्टा p/q, p is greater than q and q is not equal to 0। अब आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर।
अपरिमेय वो संख्या होती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, और P क्या है, Q से बड़ा होता है और Q शून्य के बराबर नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंडीशन अप्लीकेबल है आपके पाई पर। जाहिर सी बात है कि ये आपका अप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो P है वो बड़ा है किससे, Q से। इसे हम P बोल दें और इसे हम Q बोल दें तो हमारा कंडीशन अपरिमेय संख्या का लागू होता है, क्योंकि P यहाँ बड़ा है, Q जो है 7 छोटा है और Q शून्य के बराबर भी नहीं है। ये पूरी कंडीशन अप्लीकेबल है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, A और B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं, A अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यहाँ हम शुरुआत में जब प्रश्न पढ़ते हैं तो यहाँ ये देखते हैं कि A के बारे में पूछ रहा है। पहली चीज, हम A और B, B और C और A के रूप में दिया गया है। किसी भी रूप में हमको क्या बोले, इकट्ठा तीनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे, अगर ये मालूम हो जाए और फिर उसमें से B और C के काम को, एक दिन के काम को घटा दें, तब A वाला आसानी से निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम करना है। कहने का मतलब ये है A प्लस B प्लस C का हमें पता कर लें, और उसमें से B और C को जब घटा दें पता करने के बाद, तो आपका ये दोनों के क्या है, B और C कट जाएंगे और यही A वाला हमारा उत्तर होगा। यही काम करना है, ये कॉन्सेप्ट लेके मैं समझा रहा हूं। अब ये इसको यूं लिखें, समझाने के लिए मैं पूरा विस्तृत रूप में बता दूं कि A और B का एक दिन का काम, ये पूरा इसलिए मैं लिख रहा हूं कि एक बार आप समझ जाएंगे तो अगली बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A और B मिलकर के 12 दिन में करते हैं, तो A और B मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/12 भाग काम करेंगे, टोटल का 1/12 भाग। क्लियर? एंड इन दिस वे आपका B और C का एक दिन का काम बराबर 15 दिन है, तो एक दिन में 1/15 भाग करेंगे। क्लियर? इन द सेम वे C और A, C प्लस A का एक दिन का काम बराबर क्या है, 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/20 भाग। ये हो गया। अब आप क्या करें, तीनों को जब जोड़ देंगे, सपोज समझने के लिए, तो क्या कंडीशन बनेगी, A एक बार है, फिर A यहां भी है तो 2A, फिर B यहां भी है, B यहां भी है 2B, फिर C यहां भी है, C यहां भी है 2C, यानी सबका जोड़ दिया गया। और इनका कंप्लीट एक दिन का काम अगर निकाला जाए तो फिर आपका 1/12, इधर भी जोड़ देंगे 1/15 और 1/20। ठीक है? अब इसका एलसीएम निकालें तो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कटे, हमारे देखने से 60 होना चाहिए। आपको निकालना होगा तो आप लोग ऐसे करके निकाल लीजिएगा, 12, 15, 20। आपका लास्ट में कितना आएगा, 60 भाग देंगे 5 से कम 5, 15 चौको 60, 4 प्लस 20 3 60, 3, 5 4 9 और 3 12, 12/60। ये आ गया आपका 12/60। और ये आप क्या करें, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, यानी हमको यही चाहिए, A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम हम निकाल चुके हैं।
अब क्या करें इसको ये जो है 12 एकम 12, 12 पचे 60, सरल कर दिया हमने। 1/5 भाग काम होगा कब? 2a + b + c का एक दिन का काम हो गया। अब यहाँ देयरफॉर a + b और +c ये कैसे आएगा? हमने क्या किया, इधर भी 2 से भाग दे दिया और हमने इधर भी 2 से भाग दे दिया। सपोज यानी भाग देने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। 5 से तो गुणा होगा, बाकी हम 1 में भाग दे रहे हैं 2 से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि a + b + c का एक दिन का काम बराबर 1/10 भाग। क्लियर? तीनों का यानी a, b और c तीनों मिल करके एक दिन में 1/10 भाग काम करेंगे। हमें लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला कि b और c के एक दिन का काम क्या है? 15 दिन। इसे मिटा के तब करते हैं, जगह कम है। a + b + c के एक दिन का काम बराबर 1/10, b और c के एक दिन का काम बराबर 1/15। ठीक। देयरफॉर एक द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर क्या करेंगे, तीनों में से घटाएंगे, यानी 1/10 में से 1/15 को घटाएंगे। आपका एलसीएम कितना होगा? 30 यानी 30। 3 - 2 1/30 भाग। क्लियर? ए द्वारा एक दिन में किया गया काम जो है 1/30 भाग काम। अब ये कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ये एक दिन में है, पूरा काम निकालना है। बस अगला स्टेप में आपका उत्तर आएगा। हम यहां ये कह सकते हैं कि 1/30 भाग काम ए करता है एक दिन में। क्लियर? इसलिए पूरा भाग काम, ये इतना भाग कर रहा है, पूरा भाग मतलब क्या होता है? एक काम। ये तो उसका जो भी आया है यहाँ पे भाग, ये सब भाग है। जब पूरा भाग का मतलब एक काम, समझ में आ रहा होगा आपको। इसलिए पूरा भाग काम यानी एक काम करने में कितना समय लेगा, या अर्थात 1 × 1 क्लियर बटा 1/30। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं कि कहीं से भी किसी भी स्टेप में कोई आपको असुविधा और असमंजस वाली स्थिति नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे 1 हो गया बटा 1/30, कुछ नहीं है, हमने 1 कर लिया। आउटर इंटू आउटर, इनर इंटू इनर, 1 × 30 अपान 1 × 1 बराबर क्या हो गया? 30/1 बराबर क्या हो गया? 30 दिन। यही आपका आंसर हो गया। और ऑप्शन आपके कौन कौन से थे? पहला ही ऑप्शन आपका 30 दिन है। दूसरा ऑप्शन 20 दिन। तीसरा 10 दिन। चौथा
40 दिन। क्लियर? आपने देख ही लिया, आपका आंसर क्या है? 30 दिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और पूरा डिटेल बताने का मतलब यही था कि ऐसे प्रश्न जब आगे आएंगे तो फिर हम डायरेक्ट जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एक एक स्टेप को हमने क्लियर कर दिया है। इस प्रकार ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस आप एक आध बार और जरूर कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए जिसमें कहा गया है कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है, किसको है? ऑप्शन है लाप्लास, गाउस, आरे, फिशर, न्यूटन। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं तो यही कहूंगा कि हर एक प्रश्न आपको 100% आना चाहिए, ये संभव नहीं है। इसलिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो फैक्चुअल हों और रटना पड़े तो उसे रट भी लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न स्टैट से संबंधित है, जिसका विषय अपना स्टैटिस्टिक्स हो उनके लिए तो आसान है, लेकिन सबके लिए आसान नहीं है। और शायद मैं जब पन्ना पलट रहा था तो ये पेपर में आया हुआ है, किसी 2015-16 में हुबहू यही प्रश्न आया हुआ है। इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप पुराने पेपर्स को PYQ जिसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो जरूर दोहराएं, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और उसी के तहत मैं ये करा रहा हूँ और इतना डिटेलिंग करके बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसको अगर आप खाली समय में कहीं भी चल रहे हो, 2 बार 3 बार 15-20 मिनट आधा घंटा का टाइम लग रहा है, अगर सुनते जाएंगे तो बहुत फायदा होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका आरे, फिशर, ये आप बस रट लीजिएगा। न्यूटन फिजिक्स से हैं इसलिए नहीं होंगे, और लाप्लास और जो गाउस हैं वो विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंधित हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा आरे, फिशर होगा। अगला प्रश्न है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? फिर मैं यही कहूंगा कि स्टैटिस्टिक्स जिसका मजबूत है, जिनका विषय है, वो फट से कर लेंगे, जिनका नहीं है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज रिस्क भी ले सकते हैं निगेटिव मार्किंग नहीं होने पर। और इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए रिस्क भी ले सकते हैं। बस अगर हमसे कोई पूछे तो मैं एक ही इसमें ट्रिक देख रहा हूं, वो ये है कि जो मीन मीडियन मोड, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो 3 ये मापक होते हैं, इनमें जो मीडियन है, जब हम मीडियन निकालते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो आरोही क्रम में और एक अवरोही क्रम में। सजाते हैं, सजा करके तब निकालते हैं। फिर इसमें जब हमारे जो प्रेक्षण होते हैं, जब वो सम संख्या में आते हैं तो मिडिल के 2 संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, फिर माध्यिका निकालते हैं। और यदि हमारे प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो जो मिडिल का नंबर होता है वही माध्यिका होता है। इस केस में सपोज करिए कि मैं कहूं अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम ले लें, 7 ले लें सपोज। अब देखिए, सपोज करिए कि मैं किनारे का ये निकाल दूं और ये निकाल दूं, उस केस में क्या बचा आपका 2 3 उधर 5 6, आप जोड़ेंगे इनको भी, अगर आप जोड़िए तो 2 3 5 4 9 5 14 6 20 और संख्याएं कितनी है 5, उत्तर कितना है आपका 4। यानी जो था पहले वही अब भी है। अगर ये 1 भी ऐड करते और इधर 7 ऐड करते तो कितना होता, 8 उसमें ऐड हो जाता, यानी 20 और 8 कितना होता 28। प्रेक्षण कितने हो जाते आपके 7, फिर काटते 7 चौको 28। यानी कि ये जो मीडियन है
वो हमेशा ये फिक्स रहेगा, वो प्रभावित नहीं होगा। और जब वो प्रभावित नहीं होगा तो हम एक ट्रिकी अप्रोच ये लगाएंगे कि माध्यिका वाला जो ऑप्शन है उसे कट करेंगे, केवल उसी आधार पे मीन और मोड को छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे माध्यक या माध्यिका एक ही है, ये ऑप्शन में मौजूद है, ये कैंसिल, यानी ये ऑप्शन कैंसिल। फिर यहाँ ये माध्यक है माध्यिका, ये भी कैंसिल, और यहाँ ये माध्यक है, ये भी कैंसिल। इसलिए हमारा राइट आंसर इज ए। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और आप इसी ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मीन मीडियन मोड का। मीन है कि संख्याओं का योग बटे प्रेक्षण की संख्या, और ऐसे ही आपका मीडियन बता ही दिया हमने, मोड का है। तीनों के बारे में एक एक क्वेश्चन जरूर कर लेंगे जिससे कि पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए। और यहाँ मीडियन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रेक्षण के दोनों सिरों से जब हटाएंगे तभी अपरिवर्तित होगा, अगर एक तरफ से हटाएंगे तो परिवर्तित हो जाएगा, तब वो गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों सिरों से कह रहा है, आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, तब ये मीडियन प्रभावित नहीं होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य A, ज्यामितीय माध्य G तथा हरात्मक माध्य H हो तो। यहां भी मैं यही कहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, फिर ये गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। फिर भी थोड़ी सी जानकारी मैं इसमें देता हूं, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन तीनों के बीच जो आपका AM, GM और HM मीन्स अरिथमेटिक मीन, GM मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, और HM मीन्स हार्मोनिक मीन। अपने विभाग में HM का मतलब भी सब लोग समझ गए होंगे कि इसका फुल फॉर्म किस नाम से विख्यात है, लेकिन यहाँ पे हार्मोनिक मीन है। इसी को आप जो भी दिया गया है यहाँ पे समांतर माध्य, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य, इनके बीच में ये रिलेशन होता है जो AM है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू G और G इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू H। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए इन तीनों के बीच में। मैं इसको फिर से लिख दूं। अगर समझाना हो तो मैं यही बोलूंगा कि जो समांतर माध्य है, सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे, सपोज 2 and 8 दो प्रेक्षण है, दो डाटा हैं, और कैसे ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि जो समांतर माध्य होगा ये आपका गुणोत्तर सॉरी ज्यामितीय माध्य होगा और ये हरात्मक माध्य है। कैसे ये बड़ा होगा, इनका रिलेशन कैसे बड़ा होगा? सपोज के 2 और 8 है, हम अगर समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य एक तरह से जो भी आंकड़े हैं उन आंकड़ों का जो औसत होता है हम उसे ही समांतर माध्य कहते हैं। इसका मतलब हम इनका औसत जो निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये 10/2 यानी कि ये 5 पहला हो गया।
दूसरा क्या है, जीएम यानी कि ज्यामितीय माध्य। इसको दिए गए आंकड़ों के गुणनफल का वर्गमूल, ज्यामितीय माध्य होता है दिए गए आंकड़ों के गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि 2 है, इनका गुणनफल करेंगे और वर्गमूल लेंगे तो ये 16 होगा और ये 16 यानी कि क्या होगा 4। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू बड़ी है, समांतर माध्य बड़ा है, और फिर किससे, ज्यामितीय माध्य से। और तीसरा जो है आपका हरात्मक माध्य है, इसको बोलते हैं दिए गए आंकड़ों के व्युत्क्रम के योग का समांतर माध्य का व्युत्क्रम, उसे हम क्या बोलते हैं, हरात्मक माध्य। यानी कि दिए गए आंकड़े आपके 1 और 2 है, इनका व्युत्क्रम का योग का समांतर माध्य का व्युत्क्रम, यानी कि हमने लिख दिया 1/2 धन 1/8, ये कर लिया। अब ये व्युत्क्रम है और क्या है, इसका समांतर माध्य है और इसका व्युत्क्रम। क्लियर है? अब इसी को हमें सॉल्व करना है, यानी दिए गए आंकड़ों के व्युत्क्रम के योग का समांतर माध्य का व्युत्क्रम। अब यही चीज आ गया आपका 1 गुणे क्या होगा 2, और फिर यहां हम जोड़ेंगे तो 2 8 का आपका एलसीएम ले लेंगे, 4 धन 1 यानी 2/5/8, यहाँ 1 मान लीजिए, आउटर इंटू आउटर, इनर इंटू इनर, तो 2 गुणे 8 बटे 1 गुणे 5, यानी कि ये हो गया आपका 16/5। काटिए इसको तो इसकी वैल्यू आएगी 5 तिया 15, 1 5 दूना 10, 3.2, यानी यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3.2। आपको हमने एक आइडिया दिया है कि यदि समझना भी चाहते हैं तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देते हैं। बाकी आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि इनके बीच का रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं, क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक समझाने के लिए दे दिया कि 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3.2, और यही AM से छोटा GM, GM से छोटा HM। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अभाज्य संख्या की परिभाषा जान रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। अगर आप जान रहे हैं तभी इसको आप काउंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से या 1 से विभाजित होती हैं। जैसे सबसे पहली प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या होती है 2। अक्सर इस पर भी प्रश्न आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो उसका आंसर हमेशा 2 होता है, इसको भी याद रखिएगा, यह भी एक प्रकार का क्वेश्चन ही है। आगे 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43,
47, बस। अब इसे हमें काउंट करना है 50 से छोटे। अब आगे 48 जाएंगे वो भी कटेगा, 49 जाएंगे वो भी कटेगा। अब 50 तक पहुंचना ही नहीं, उसके नीचे आना है। अब ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कुल संख्या कितनी है? 15। ऑप्शन इज बी। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्य क्या होगा? बार बार मुझे दिक्कत हो रही क्योंकि हम लोग इस समय में माध्यिका ही शब्द यूज किया जाता था। अब ये माध्यक कुछ नया लग रहा है, इसलिए बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। आप लोग इसको माध्यक या माध्यिका दोनों समझिएगा, ठीक है। आते हैं माध्य। माध्य दिया हुआ है, पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो माध्य का मतलब क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। बस। अब यही आंकड़ों का योग आप कर देंगे। 5 7 7 8 x 5 4 3 1 2 बटे, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जोड़ें, 5 7 12 7 19 8 27 5 32 4 36 3 39 40 2 42 धन x बटे 10। और ये वैल्यू दी गई है माध्य जो यहाँ में रखा है, ये है वैल्यू 4.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉइंट हमारा हट जाएगा, 0 लगेगा, तो यानी ये हो गया 45 बराबर 42 धन x। देयरफॉर x इक्वल टू 45 माइनस 42 बराबर 3। ये x की वैल्यू निकल गई। अब माध्यिका माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए अब दिए गए आंकड़े को हम आरोही क्रम में सजाते हैं। शुरू करते हैं छोटे से बड़े क्रम में, 1 2 3, और ये x की वैल्यू भी 3 है, तो फिर 3 4 5 2 बार है, 6 नहीं है, 7 2 बार में है, 7 के बाद बस 8। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट हो गया। अब आपका माध्यिका निकालना है। इसका फार्मूला क्या होता है? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अपान 2, ठीक है। n/2, n की वैल्यू 10 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 बटा 2। यहाँ वहां पद जोड़ लीजिएगा, नहीं तो उत्तर पूरा गलत हो जाएगा। सीधे यही वैल्यू आप सॉल्व कर देंगे। 5वां पद प्लस काटेंगे जोड़ेंगे 6वां पद बटे 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6वां पद 5 और 5वां पद 4, यानी इक्वल टू
4/5/2 इक्वल्स टू 9/2 दैट इज इक्वल टू 4/5। यही आपका आंसर हुआ। ऑप्शन इज डी। प्रश्न का उत्तर मैं विधिवत इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले प्रश्नों में इसका अगर रिपीटेशन हो रहा है तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी और आपके ये फार्मूले तैयार रहेंगे पहले से ही। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भुजाओं का माप दिया गया है। सबसे पहले इसका कंडीशन हम जान लें कि किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए जो 3 विमाएं उनकी दी गई रहती हैं, भुजाओं का माप दिया गया रहता है, उसमें किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए। किन्हीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किन्हीं 2 भुजाओं का। ऐसा नहीं कि मुझे अपने हिसाब से रख लिया और जोड़ लिया और वो अधिक हो गया तो हम ठीक लगा दें, नहीं। वो कंडीशन अगर जहां अप्लीकेबल है वही आंसर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां मिलीमीटर में है, इसको हम चेंज कर दें तो क्या बोलेंगे, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 105 मिलीमीटर बराबर 10.5 सेंटीमीटर होगा, यानी ये हो गया 10.5 और इसको बदल दिया आपने तो 3.9। अब देखिए आप मोटा मोटी जोड़िए, देखिए फटाफट आंसर आ जाएगा। 10.5 और 10 और 3 13 जोड़ेंगे, ये बड़ा हो गया 6 से। ओके, 10 और 6 16 जोड़ेंगे, ये बड़ा हो गया इससे। और इसको जोड़िए तो 6 और 3 9 और 9 5 14, 9 5 14 1 और 6 3 9 1 10। 10.4 इस कंडीशन में, मतलब 2 कंडीशन में तो फुलफिल किया, इसमें नहीं किया क्योंकि इन दोनों का योग तीसरी भुजा से छोटी हो गई जबकि यह बड़ी होनी चाहिए, इसलिए पहला आंसर गलत। इसको देखिए 5 और 3 8, इससे ये बड़ी है तीसरी भुजा। ओके, 9 और 5 14, इससे बड़ी है, ये भी ओके। अब इनको जोड़िए तो 5 और 3 8 और 5 और 3 8, यानी 8.8 जो कि 9.2 से छोटी है, यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी से ये छोटी हो गई, इसलिए ये भी गलत। यहाँ क्या है 6 3 9, तीसरे से बड़ी हो गई। फिर आपका 3 3 6 बराबर हो गई, तो बराबर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। यहाँ इक्वल टू का रिलेशन है। अब जो बचा वो आपका आंसर है 100% श्योर, लेकिन इसको सिद्ध भी कर देते हैं। 5 और 6 11, इससे बड़ी हो गई। फिर आपका 4 और 6 10, इससे बड़ी हो गई। और इनको भी जोड़ के देख लीजिए तो 9 6 15 के 5 हासिल लेख, 5 1 6 4 10 10.5 और ये क्या है 6.3, यानी कि तीनों कंडीशन में हमारी 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ी आ रही है, इसलिए ये जो ऑप्शन है डी हमारा राइट आंसर होगा। बड़ी खुशी हो रही है कि अपने मुहिम का, अपने मिशन का पहला पड़ाव आज पार होने जा रहा है। उस पड़ाव का अंतिम प्रश्न अर्थात 30वां प्रश्न मैं करने जा रहा हूं। यह यूपी टेट 2022 का अंतिम प्रश्न है। मैं इसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन प्रश्नों को एक बार बेहतर तरीके से पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाना हो कहीं फार्मूले का या कुछ भी जो समझ में ना आ रहा हो उसका नोट्स बनाइए, और बनाने के बाद चलते फिरते कहीं भी ईयरफोन लगा करके उसको सुनते रहिए। बहुत फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रश्नों को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में, व्याख्यात्मक रूप में मैंने समझाया है कि कहीं भी कोई डाउट ना रहे और आगे जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उसे कम समय में कर सकें। आते हैं अंतिम प्रश्न पे।
प्रश्न ये है कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल है। हमें इसका वर्गमूल बताना है। ऐसे प्रश्नों को हमेशा हम विकल्पों से हिंट लेकर के और टिक लगा देते हैं। अगर मुझे करना हो तो मैं उसी से करूंगा, बट हमें समझाना भी है, इसलिए यहाँ 7 दिख रहा है, प्लस दिख रहा है और 2 दिख रहा है। इट मीन्स करनी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आएगी और 7 को हमें एक्सपेंड करना होगा इसका वर्गमूल लेने के लिए। और ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ 2 5 है, यहाँ 3 2 है, 6 1 है और यहाँ 2 5 है। अंदर की वैल्यू 10 है। हम अगर 3 और 2 लेंगे तो एनी हाउ 3 और 4, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 7 होगा। यहाँ क्या होगा, 6 और 1 7 होगा और यहाँ 4 और 5 9 होगा। ये 10 की कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है, आप देखिए 2 और यहाँ 5 क्या हो रहा है, वर्ग जब करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा और 2 और 5 आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। और यह अंतिम प्रश्न अपने मुहिम के यूपी टेट 2022 का अंतिम प्रश्न है और ये मुहिम का पहला कदम या पहला पड़ाव भी होगा। सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की बेहतर तरीके से समझाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आप सभी को लाभ भी हुआ होगा। ज़रूरत के हिसाब से आप एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें जिसे रिवीजन करने में आसानी हो, सुविधा मिले। जब एक बार आप बेहतर तरीके से वीडियो देख लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तब उसके बाद आप केवल चलते फिरते भी ईयरफोन लगा करके अगर सुन लें तो आपका रिवीजन और बेहतर तरीके से तैयार भी हो जाएगा। और जब भी इससे संबंधित प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिलेंगे तो आप बेहतर तरीके से, सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और अंत में फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ये जो भी कोशिश हो रही है इसके लिए प्लीज़ गिव योर लव एंड सपोर्ट। ऐसा करेंगे तो शायद मुझे बड़ी खुशी होगी और ऊर्जा भी मिलेगी। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न है 7 + 2 √10 का वर्गमूल है। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। मैं इसका ट्रिकी अप्रोच भी बता दूं कि यहाँ आपके करनी के अंदर 10 है तो ऐसी कोई 2 संख्याएं लें जो A और B के फॉर्म में हो और उसे आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए। और दिए हुए विकल्पों से अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ 2 × 5, 2 5 = 10 और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7। हम आगे बताते हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। उस आधार पे ये पहला जो ऑप्शन है वो फुलफिल कर रहा है। अगर मुझे करना हो इस प्रश्न को तो मैं तुरंत इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा क्यों नहीं होगा। सपोज करिए कि ये A की जगह पर है और हमने B को जो 2 है उसे लिख लिया 4, केवल रूट के लिए कि हमारा रूट यहाँ बना रहे, दोनों रूट रहेंगे तभी यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे। अब ये 2 नहीं रहा, √3 और √4 रहा। 3 और 4 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, लेकिन 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, जबकि यहाँ पे हमें 10 आना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ 1 को भी आप √1 लिख देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 6 और 1 जोड़ेंगे 7 आएगा, लेकिन 6 × 1 करेंगे तो 6 आएगा, जबकि 10 चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। यहाँ पे 2 को हमने 4 लिख दिया। अब ये 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा, जबकि 7 चाहिए, और 4 × 5 करेंगे तो 20 आएगा, जबकि हमें 10 चाहिए, इसलिए डी भी गलत है। हम आंसर तक पहुँच चुके हैं, लेकिन समझना भी ज़रूरी है, इसलिए इसको बढ़िया तरह से मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ।
इसका वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या है, आप इसको चाहें तो ऐसे लिखें 7 + 2√10 का वर्गमूल, ये हो गया। ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे कि ये करनी से बाहर आएगा, यही हमें करना है और इसी को पता करना है। आगे हम चलते हैं, इसको हम चाहें तो 7 को 2 + 5 लिख सकते हैं और +2 × √10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। हम ऐसा कदम क्यों बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए कि जब हमको √a² + b² + 2ab के रूप में कोई भी व्यंजक मिलेगा तो हम उसको लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और जब ये होल स्क्वायर होगा तो हम आसानी से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी a + b, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में दिख रहा है इसलिए हमको इस रूप में लाना है, तोड़ना है, तोड़ के हमको आंसर तक पहुंचना है। अब ये हम बता सकते, इसको लिख सकते हैं 2 को √2 का होल स्क्वायर, 5 को √5 का होल स्क्वायर +2, और 2 और 5 का जो गुणा है वो 2 पार्ट में कर दें, √2 × √5। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि यह a² + b² + 2ab के रूप में दिख रहा है। अब इसको हम √a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, √2 + √5 का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्सपेंशन मेरा यही है, इसको हम a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले के रूप में जानते हैं। अब ये इतना दिख रहा है, स्क्वायर रूट है, यहाँ स्क्वायर है। जब भी कोई स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू स्क्वायर के रूप में होती है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाते हैं और वो पूरा अंदर का जो भी संख्या रहती है वो फ्री हो जाता है। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं √2 + √5, और इसी को मैंने शुरू में कहा था कि यही आंसर है, और ऐसे भी सॉल्व करके हमने दिखा दिया कि आपका आंसर यही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज से मैंने एक हिंदी के लिए वर्तनी से संबंधित कुछ शब्द देने की कोशिश की है कि आपको एक शब्द देंगे और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। हिंदी का प्रश्न ये है कि शुश्रूषा शब्द को हम कैसे लिखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शुश्रूषा। इस शब्द को आप जो भी आंसर बनेगा वर्तनी, सही वर्तनी के साथ, वह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख करके देंगे। और आगे हिंदी से संबंधित कुछ और भी मुझे हेल्प करने का मूड बना तो मैं इसे कंटिन्यू भी रखूँगा। बस आज आपका ये पेपर पहला यूपी टेट 2022 समाप्त हुआ। आगे हम किसी अन्य पेपर को लेकर शुरू करेंगे। कीप मोटिवेटिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ओके।